हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। ठीक है, आपके अपने चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। ठीक है, क्या दिख रहा है? एनडीए एमएनएस, यानी ये वीडियो हमारा दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। देख लो, पेपर लेके आई हैं आज मैम। ठीक है, पेपर लेके आए हैं, कुछ ना कुछ तो पेपर से रिलेटेड डिस्कशन होने वाला है आज। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर 30। क्या है भैया ये सुपर 30? सुपर 30 में हम आपके एनडीए स्पेशली और साथ ही साथ ये वीडियो एमएनएस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, और ये वीडियो एमएनएस वाले स्किप मत करना भैया, क्वेश्चंस हैं यूपीएससी साथ ही साथ आपके भी। तो जो इंसान बड़ी चीज़ के लिए तैयारी करता है, छोटी चीज़ तो चुटकियों में निकलती है। यानी आज है आपका सुपर 30 सेशन। ठीक है, सुपर 30 सेशन में सब तैयार, कैडेट्स तैयार हैं हमारे आर्मी के साथ। इस वीडियो में कितने लाइक्स का चाहिए आपको टारगेट? इस वीडियो में भी टारगेट रखते हैं हमारे 50 लाइक्स का। तो अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल लगता है, अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट लगता है, तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सुपर 30, अगर और सुपर 30 सेशंस आपको चाहिए तो 50 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दीजिए। और एक साल में नहीं पूरा करना है 50 लाइक का टारगेट, एक दिन में पूरा करना है। ठीक है, तो 50 लाइक्स का टारगेट सुपर 30 सेशन के लिए। वी आर डूइंग आवर हार्ड वर्क, वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। तो सुपर 30 स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आई विल टेल यू द आंसर एज वेल एज आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ऑप्शन विच इज़ गिवन इन योर पेपर। एक एक ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, एक एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, रीड भी करूँगी, साथ ही साथ आंसर भी करेंगे। और आप एनडीए एमएनएस जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कितने सही हुए कितने गलत। ठीक है, देखें कितने तैयार है। 6 तारीख एनडीए वालों, 11 एमएनएस, 5 दिन का डिफरेंस है। देखते हैं आज किसका कितना तैयार है। ठीक है, क्वेश्चंस रेडी? सुपर 30 पिछले वीडियो में कहा था या तो जीतेंगे, अब तो ये पिछले क्या आगे हर वीडियो की टैगलाइन हो चुकी है, जीतेंगे या तो सीखेंगे। ठीक है, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो जितना भी आज आपका स्कोर आए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उससे आगे के सेशन में आने वाले में आपको इंक्रीज़ ही करना है। ठीक है, यानी सीखना तो बनता है। फिर बिंगो भी करना है मेरे साथ, फोड़ के आना है पेपर। ठीक है, चाहे एमएनएस हो या फिर एनडीए। कैडेट्स आर्मी तैयार है यहाँ पे, मेरी फ्यूचर लेफ्टिनेंट्स हैं मेरे साथ। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि आपने आज कितना स्कोर किया। और साथ ही साथ अगर ये आपको पसंद आ रहा है हमारा सुपर 30 का सेशन और इम्पॉर्टेंट लगता है तो वो भी बताइए, ताकि हम इस तरह के सेशंस आपके लिए और ला सकें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर और सॉल्व कर सकें। चलो पहले बढ़े बच्चों। पिछले हमने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रही हूँ कि मोटिवेट करने, जीत के रास्ते में मोटिवेट करने वाले कम, डीमोटिवेट करने के लिए दुनिया खड़ी है। ठीक है, मोटिवेट करने वाले कम हैं, डीमोटिवेट करने के लिए दुनिया है, रास्ते दिखाने वाले कम हैं और रास्ते बंद करने वाले लाखों। लेकिन आपको क्या करना है? हौसला बनाए रखना है, जुनून बनाए रखना है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तैयार हैं? चलो स्टार्ट करें सुपर 30। पहला क्वेश्चन, अब ये तो नहीं कह सकते ना पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ सकती हूँ। तो चलो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कहता है? इन इजिप्ट एंशिएंट ममीज कैन बी फाउंड टू हैव देयर आर्टरीज इंटैक्ट ड्यू टू वेल प्रिजर्व्ड। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इजिप्ट में ममीज़ की बनाना, और ये तो इजिप्शियन की बहुत अच्छी कला थी, सब जानते हैं। तो ममीज़ की आर्टरी हमेशा अभी भी इंटैक्ट क्यों रहती हैं, किस वजह से रहती हैं?
बच्चों इलास्टिक, और आपके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। ए है आपका मिनरलाइज्ड ब्लड की वजह से, बी है आपका फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स की वजह से, सी है आपका इलास्टिक फाइबर्स की वजह से, और डी है आपका ब्राउन फ्लैट। ठीक है, मिनरलाइज्ड ब्लड, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड ब्राउन फैट। बच्चों साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम वो देखते भी जाएंगे कि क्या कह रहे हैं हमसे। बेटा ब्राउन फैट जो होता है क्या करता है आपको, ये हीट अप रखता है बॉडी को। ठीक है, बच्चों की बॉडी, छोटे बच्चों की बॉडी मीन्स इन्फेंट्स हैं, चाइल्ड्स इन ग्रोइंग ईयर, चिल्ड्रन इन ग्रोइंग ईयर, उनकी बॉडी क्या रहती है, हीट अप रहती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में दे आर हैविंग मोर ब्राउन फैट इन कंपैरिजन टू अस। उनमें क्या होता है, ब्राउन फैट का ज़्यादा होता है हमारे कंपैरिजन में, तो ये क्या रखता है, आपको हीट अप रखता है आपकी बॉडी को। फिर आपका था मिनरलाइज्ड ब्लड। मिनरलाइज्ड ब्लड का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगता है जो आपकी आर्टरीज को इंटैक्ट रखे। हालांकि आपके ब्लड में मिनरल्स पाए जाते हैं, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटैक्शन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर आर्टरीज। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स भी होते हैं, फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर नोन एज फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स। लेकिन इसका सही आंसर क्या है हमारा, इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका, इलास्टिक फाइबर्स। चलो सेकेंड वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ। एप्लीकेशन ऑफ लाइम मेक्स द सॉइल एसिडिक। ठीक है, इसके बाद बी वाला है, लाइम का एप्लीकेशन कह रहा है हमारा सॉइल को एसिडिक बनाता है। पहला स्टेटमेंट तो यही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हाई एसिडिटी इन सॉइल इज टिपिकल ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, सी कह रहा है इंक्रीजिंग सॉइल एसिडिटी रिजल्ट्स इन डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी, और डी वाला कह रहा है एरिड क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एल्कलाइन सॉइल। बच्चों जो आपके रिमेनिंग 3 ऑप्शन है यही वाला इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्या था लाइम आपका, कैल्शियम ऑक्साइड था ना, तो लाइम कैल्शियम सब्सटेंस है भाई, कैल्शियम इज बेसिक इन नेचर। लाइम क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम सब्सटेंस। कैल्शियम क्या होता है आपका, बेसिक इन नेचर, सो इट कांट मेक योर सॉइल एसिडिक। तो यही वाला हमारा पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पेपर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। ठीक है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग की जब भी बात आएगी, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, फाइबर्स। ठीक है, वी नीड फाइबर्स फॉर द पेपर मैन्युफैक्चरेशन। ठीक है, ओके चलो ऑप्शंस देखें। पहला वाला है आपका फाइबरस प्लांट्स, दूसरा है ऑर्किड्स, तीसरा है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और डी ऑप्शन आपका कहता है प्लांट्स ग्रोइंग इन हाई एल्टीट्यूड्स। अब आ जाओ बच्चों, हाई एल्टीट्यूड्स में जो प्लांट्स होते हैं दे आर कॉनिकल। ठीक है, वो क्या होते हैं, कॉनिकल होते हैं। क्यों, ताकि जो स्नोफॉल है वो स्नो उनकी पत्तियों पे रुक ना पाए, दैट्स वाई दे आर कॉनिकल। ठीक है, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, दे आर कॉनिकल। फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, कोई मतलब नहीं है इस ऑप्शन का। बी है ऑर्किड्स। आप अभी पहले बता दिया था कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फाइबर्स, और पहला ही ऑप्शन हमारा था फाइबरस प्लांट्स। सही हो गया ये सबका। चलो अब बच्चों ये क्वेश्चन जो अभी तक हमने 3 सॉल्व किए हैं, दे आर ऑफ 2015 सेकेंड पेपर। क्या है आपके 2015 के सेकेंड पेपर के हैं एनडीए वालों। ठीक है, चौथे पे बढ़ें, फोर्थ पे आ जाएं। फोर्थ कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। किसकी बात हो रही है आपकी, ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। पहला ऑप्शन आपके पास दिया है वाटर वेपर, बी आपके पास दिया हुआ है मेथेन यानी CH4,
सी आपके पास दिया है ओजोन, और डी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है बच्चों। ग्रीन हाउस गैस में क्या होते हैं, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। नाउ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, यानी आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग। वाटर वेपर्स, अच्छा ग्लोबल वार्मिंग क्या क्यों होती है? अभी तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, और कुछ ऐसी गैसेस होती हैं दे फॉर्म अ लेयर अबव अवर एटमॉस्फेयर। यह हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं जिससे हीट अंदर तो आती है, अर्थ तक आती है, लेकिन अर्थ से रेडिएट होके वापस नहीं जा पाती है। सो दिस इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ योर अर्थ, इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऐसी कौन सी गैसेस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? वाटर वेपर्स ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक रोल प्ले करता है आपके उसके ग्लोबल वार्मिंग में। मीथेन मेजर रोल प्ले करती है, ओजोन भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई लेना देना हमारे ग्लोबल वार्मिंग से नहीं है। सो दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा अभी बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड 60% रिस्पॉन्सिबल है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सो विच इज़ द मेजर गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 60% रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 60% रिस्पॉन्सिबल। चलो 4 क्वेश्चंस हो गए, 5th बढ़ जाएं। 5th कहता है आपका मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ओ मसल फटीग की बात हो रही है बच्चों। ऑप्शंस देख लें क्या क्या है। कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा है आपका लैक्टिक एसिड, लाइपोइक एसिड, डी वाला है आपका ट्राइग्लिसराइड्स। ओके मेरी बटालियन तैयार। सही आंसर कमेंट करो फटाफट, देखूं कितनों का सही है। चलो मसल फटीग क्या होता है बच्चों? जब आपकी मसल में वीकनेस आने लगे, थकान आने लगे, दैट इज़ नोन एज मसल फटीग। ठीक है, किस वजह से होता है? मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस। देखो कोलेस्ट्रॉल कोई लेना देना नहीं है। मसल फटीग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से होता है। क्यों? लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनॉक्सी रेस्पिरेशन, यानी एनॉक्सी जब आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट लैक्टिक एसिड इज एक्यूमुलेटेड इन आवर मसल्स विच कॉजेज मस्कुलर फटीग। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ स्टोर हो जाता है? हमारी मसल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है? मस्कुलर फटीग। तो विच इज़ द राइट आंसर? लैक्टिक एसिड। 5 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई यहाँ तक। बच्चों हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 2015 सेकेंड पेपर एनडीए। 6th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? लिविंग थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू सब ग्रुप्स लाइक प्लांट्स, यानी लिविंग थिंग्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में बांटा गया है, किंगडम्स और एनिमल किंगडम्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम? नॉट करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम, यानी एनिमल्स के लिए क्या इनकरेक्ट है वो बताना है। एंड ऑप्शंस आर समथिंग लाइक दैट, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, बी वाला क्या है हमारा? बॉडी कंटेन्स सेल्यूलोज, थर्ड है हमारा डू नॉट हैव क्लोरोफिल, और डी वाला है हमारा माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब क्या है इसका सही आंसर? देखो एनिमल किंगडम्स में क्या क्या नहीं होता है, यानी एनिमल्स में क्या क्या नहीं होता है।
कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, बिल्कुल सही है। क्यों? ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है और हमें क्या चूज करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया, बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। बी वाले पे आ जाओ, बॉडी कंटेन्स सेल्यूलोज, अभी डिस्कस करते हैं। सी वाला क्या कहता है? डू नॉट हैव क्लोरोफिल, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। लीव्स ही नहीं है, पिगमेंट कहाँ से आया? ये वाला भी सही हो गया, नॉट लगा हुआ है ना बच्चों। माइग्रेट, माइग्रेशन हो जाता है। चलो एक बचाया था, यानी बिंगो होने वाला है, आंसर तो यही होने वाला है। सेल्यूलोज, बच्चों सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट की सेल वॉल में, यानी एनिमल्स में इसका कोई लेना देना नहीं, आंसर यही हो गया आपका। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़ जाएं 7th की तरफ। चलो चलो चलो, अभी हमारा 2015 का सेकेंड पेपर ही डिस्कस हो रहा है। चलो कैडेट्स कितने सही हो गए अभी तक? बता दो ज़रा कमेंट सेक्शन में। 7th है आपका, इन ब्लड्स प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स किस लिए होती हैं? ऑप्शन देखो बच्चों क्या दिए हुए हैं, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। बी वाला देख लो क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सी वाला देख लो क्या है, इनिशिएटिंग ब्लड क्लॉटिंग, इनिशिएटिंग ब्लड क्लॉटिंग। और डी वाला क्या है, इनिशिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए, अब आंसर पे आते हैं। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन आरबीसीज, यानी प्लेटलेट्स का तो नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बाई कार्बोनेट्स के फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता था। कार्बोनिक एनहाइड्रेस पाया जाता था हमारी आरबीसीज में, यानी रेड ब्लड सेल्स में, ये वाला भी नहीं हुआ, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। फिर ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है अभी डिस्कस करते हैं, पहले चौथे पे आ जाओ। इनिशिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया, ना भाई यूरिया का डिग्रेडेशन क्यों करना है, यूरिया तो बाहर बॉडी के पास आउट करनी है ना। चलो बचा क्या? सी, यानी यही होने वाला है, इनिशिएटिंग ब्लड क्लॉटिंग। व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? जब कभी भी हमें चोट लगती है तो हमारा ब्लड ब्लीडिंग होती है, हमें शरीर से खून बाहर निकलता है, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? दे इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग, यानी वहाँ पे थक्का बनाने का काम करती है, जिससे दे प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग को रोक देती हैं और हमारी बॉडी से ब्लड लॉस नहीं हो पाता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही था? सी वाला। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस ऑफ एक्शन इन ह्यूमन्स बॉडी फॉर द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बात हो रही है यहाँ पे, और पूछा जा रहा है कि कौन सी होस्ट साइड नहीं है। ए पे आ जाओ, क्या दिया हुआ है? लिवर। बी क्या दिया हुआ है बच्चों? किडनी। सी क्या दिया हुआ है आपका? आरबीसी। एंड डी क्या दिया हुआ है? ब्रेन। चलो 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 फटाफट बच्चों, प्लाज्मोडियम क्या है आपका? मलेरियल पैरासाइट है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए विच इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, सो यू हैव टू आंसर प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। और प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज़ अ प्रोटोजोआ। ये क्या है? प्रोटोजोआ है। चलो आंसर देख लेते हैं। लिवर प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, और हमारी बॉडी में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कवर करता है। लिवर में भी इसकी लाइफ साइकिल होती है। आरबीसी सबसे पहली स्टेज आरबीसी में होगी, फिर लिवर में होगी इसकी लाइफ साइकिल, फिर आरबीसी में। और जब कभी भी मलेरियल स्टेज मतलब आपकी पैरासाइट बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो कर जाते हैं तो कभी कभी ये ब्रेन में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी किडनी में नहीं पहुंचते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला था? बी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉलोइंग में से किस ऑर्गन में आपका प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल नहीं होती है, तो कहाँ नहीं होती है? किडनी में नहीं होती है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दे आर द क्वेश्चंस ऑफ 2015 पेपर, सेकेंड पेपर के क्वेश्चंस हैं।
बच्चों 9th क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, पेनिसिलियम, आई वांट टू टेल यू कि पेनिसिलियम वाज अ चांस डिस्कवरी। पेनिसिलियम क्या थी? चांस डिस्कवरी थी। यानी इसके लिए जो भी साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे वो बेसिकली पेनिसिलियम को खोजने नहीं बैठे थे, ही वॉज वर्किंग ऑन द स्ट्रेप्टोकॉकस, वो स्ट्रेप्टोकॉकस पे वर्क कर रहे थे और लकीली उनको ये मिल गया। तो इट वॉज अ चांस डिस्कवरी। कभी पूछा जाए चांस डिस्कवरी किसकी थी तो पेनिसिलियम की थी। नाउ अब ऑप्शंस देख लेते क्या हैं। ए वाला है आपका लुइस पास्चर, बी है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी वाला है आपका स्टैनले प्रूशनर एंड डी वाला है आपका रॉबर्ट हुक। अच्छा, रॉबर्ट हुक का नाम आ गया है। रॉबर्ट हुक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी किसके लिए? हुक, रॉबर्ट हुक के जाती है। ठीक है, क्रेडिट उनके पास है। लुइस पास्चर इम्यूनाइजेशन के लिए किसकी डिस्कवरी? भाई जर्म प्लाज्म थ्योरी भी किसने दी है? हमारी जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी है? लुइस पास्चर ने। ठीक है, अब एक बी ऑप्शन था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो बिल्कुल पेनिसिलियम का उन्हीं को जाता है क्रेडिट, फ्लेमिंग सर को। ठीक है, चलो आगे किसका किसका सही हुआ कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी यूकैरियोट्स का कौन सा नहीं है? यूकैरियोट्स बच्चों, यूकैरियोट्स क्या होते हैं? दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विच इज इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म चाहे उनमें एक सेल पाई जाए या नंबर ऑफ सेल्स हो, बट दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड सेल, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विच इज इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियस डेवलप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। अब यीस्ट, बैक्टीरिया, प्लांट एंड ह्यूमन, देखो ऑप्शन क्या है? यीस्ट है, फिर आपका बैक्टीरिया है, सी है आपका प्लांट, डी है आपका ह्यूमन। बच्चों ये चीज़ है फंगस, ये भी एक यूकैरियोटिक है, काफ़ी अच्छी सेल इसकी डेवलप की होती है। बैक्टीरिया अभी हम डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल तो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड होती हैं, दे आर यूकैरियोट्स। एंड ह्यूमन, भैया हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन ऑर्गेनिज्म है? आंसर क्या हुआ? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपका डेवलप नहीं करता, दिस इज़ अ प्रोकैरियोट। एंड प्रोकैरियोट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं करता, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है आपका? प्रोकैरियोट है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर स्किन? विटामिन विच इज सिंथेसाइज्ड इन आवर स्किन। अगर आपने ये वीडियो हमारा विटामिन और डिजीज़ का मिस किया है तो इट इज़ देयर इन योर प्लेलिस्ट में हमारी है, चेक करो उसको आप। पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। बच्चों विटामिन एंड डिजीज़ का एक ऐसा सेक्शन है जिससे हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। देखो आ गया ना, 2015 का क्वेश्चन है। चलो, उस दिन बताया था कि विटामिन डी इज़ नोन एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन है, क्यों? क्योंकि सन रे से हमारी स्किन खुद बना लेती है, हमारी स्किन खुद विटामिन डी का सिंथेसाइज करती है, बना लेती है विद द हेल्प ऑफ सन रेज। सन रेज की हेल्प से हमारी बॉडी में, स्किन में खुद ही विटामिन डी बन जाता है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ए ना, विटामिन बी नो, विटामिन सी नो, यानी ऑप्शन क्या है? विटामिन डी। चलो सॉल्व हो गया। 2015 के सेकेंड पेपर का सिंगल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय। ऑटोट्रॉपिक बच्चों, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं अपने फूड के लिए, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स।
भैया पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। सो ओनली ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑप्शन देखें। अच्छा, ऑप्शन में पूछा गया है कि किस प्रोसेस से बनती है, और ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस, चलो देखें, पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट मेक देयर ओन फूड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी ग्रीन प्लांट सनलाइट की हेल्प से अपना भोजन खुद बनाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। पहला वाला ही सही हो गया। बाकी ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस ये आपके लीवर से रिलेटेड हैं, दे आर रिलेटेड विद ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों आपकी रिएक्शंस ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, इनका फूड प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स हो ही नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। सो वी हैव डिस्कस्ड 12 क्वेश्चन टिल नाउ, हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वी आर डूइंग सुपर 30 सेशन एयर, हम यहाँ पे सुपर 30 सेशन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो डिस्कस किया था दिस वॉज फ्रॉम 2015 सेकेंड पेपर, 2015 के सेकेंड पेपर से था। अब हम बढ़ रहे हैं 2015 फर्स्ट पेपर की तरफ। दो स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। दो स्टेटमेंट दिए हैं और ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कैडेट्स। पहला स्टेटमेंट है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज स्मूथ विद आ कंप्लीट फर्टिलाइजर। क्या कह रहे हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ स्मूथ हो जाती है एक कंप्लीट फर्टिलाइजर की मदद से। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, अ कंप्लीट फर्टिलाइजर ऑलवेज कंटेन्स, फिर से पढ़ देती हूँ, अ कंप्लीट फर्टिलाइजर ऑलवेज कंटेन्स सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, यानी NPK। NPK आपको दिख जाए ना, दिस इज द नेम ऑफ अ फर्टिलाइजर। NPK क्या है? फर्टिलाइजर का नाम है। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि प्लांट ग्रोथ स्मूथ हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट फर्टिलाइजर, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अ कंप्लीट फर्टिलाइजर ऑलवेज कंटेन्स NPK। सो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है बच्चों, दोनों स्टेटमेंट सही है। जब आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी यू कैन ग्रो इन अ प्रॉपर वे। फर्स्ट वन तो सही था। सेकेंड वन था कि ये तीनों दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही है भैया। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट second statement which was related with NPK, second statement is not the correct explanation of first one। दोनों स्टेटमेंट तो सही थे, लेकिन जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट था वो पहले का सही एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, इनकी वजह से प्लांट ग्रोथ कैसे, हाउ इट इज़ स्मूथ, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो वी हैव डिस्कस्ड 13 क्वेश्चंस। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आ जाओ मेरे कैडेट्स, राज दुलारों, कितना सही हो गए? फटाफट कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू। चलो 14th क्वेश्चन कह रहे हैं एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। भैया एनर्जी मिल रही है और किससे मिल रही है? चलो इधर ऑप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है भैया, भरोसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो ये हो गया ऑप्शंस। ए वाला कह रहा है मेटाबॉलिज्म, वो बी वाला कह रहा है फैगोसाइटोसिस,
सी वाला कह रहा है फोटो रेस्पिरेशन, डी वाला कह रहा है डीकम्पोजिशन। क्या है आंसर बच्चों? हमें एनर्जी मिलती है हमारी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन से, ठीक है। यानी द केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन आवर बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, वो एनर्जी प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होती है। और बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म, यानी अल्फा, ए फॉर अल्फा सही हो गया, ठीक है। फैगोसाइटोसिस क्या होती है बच्चों? दिस इज नोन एज सेल ईटिंग, यानी जब कोई एक सेल दूसरी सेल को खा लेती है, इसको कहते हैं हम फैगोसाइटोसिस। डीकम्पोजिशन ह्यूमस फॉर्मेशन से रिलेटेड था। चलो 14th क्वेश्चन टारगेट पूरा हुआ। 15th क्वेश्चन, ये 2015 के फर्स्ट पेपर के हैं आपके एनडीए वालों। 15th पे आ जाओ। 15th है आपका, काफ़ी लंबा चौड़ा है, बता दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, डरना मत। Which one of the following is the smallest unit? Which one of the following is the smallest unit showing the properties of the life such as capacity for metabolism, responses to the environment, growth and reproduction? यानी आपसे एक लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी गई है। चलो ऑप्शंस यहाँ लिखते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। चलो देखो डी, 4 ऑप्शंस दिए हैं, अल्फा ब्रावो चार्ली लेटा। पहला क्या कह रहा है आपका? जीन। बच्चों जीन क्या होते हैं? आपकी बॉडी के में जितने फैक्टर्स कहते थे जीन को, मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा है, ये भी एक वन लाइनर तैयार हो गया यहाँ पे। जीन क्या होते थे? दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर इनहेरिटेंस यूनिट, यानी आपके जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं जीन्स की वजह से, ठीक है। तो जीन्स का आपकी बॉडी की फंक्शनिंग से लेना देना है, लेकिन ये एक यूनिट नहीं है जो प्रॉपर फंक्शन अकेले कर पाए, ठीक। क्रोमोजोम भी नहीं होते। जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोजोम्स। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम्स, यानी क्रोमोजोम भी क्या डिसाइड करते हैं? हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। तो दे आर ऑल्सो नॉट द यूनिट फॉर द रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। न्यूक्लियस क्या है? ये हमारी बॉडी का, हमारी एक सेल का ब्रेन होता है, यानी इससे हर चीज़ कंट्रोल होती है, लेकिन ये अकेले सारे फंक्शन नहीं कर सकता। चौथा बचता है डेल्टा, यही सही होगा सेल। क्यों? क्योंकि यही करता है बच्चों। न्यूक्लियस सही नहीं है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, करता नहीं है फंक्शन। खुद भी जो इसका होता है, इसका कंट्रोलिंग पावर होता है। जैसे होता है ना, एक लीडर है, सबको बता रहा है ये करना है, ये करना है, तो ये लीडर है, काम करेगा, लेकिन जो इसका काम है लीड करने का, वो। डी वाला है आपका सेल, यही सही आंसर है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है, वो भी अपनी लाइफ की सारे काम करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ 15th वाला एक बार, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट showing the properties of the life such as capacity for metabolism, response to the environment, growth and reproduction. Nucleus. सुपर 30 के 15 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। 15 क्वेश्चंस हो गए सुपर 30 के, हमने डिस्कस कर लिए। और ये कहाँ पे थे? 2015 का पहला, सेकेंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी आगे टेक अ स्क्रीनशॉट। 15 मोर टू गो, 15 और बाकी हैं सुपर 30 के। 16th is in plants which of the following gases is released during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की गैस की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस, रिलीज्ड गैस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हमेशा ध्यान रखोगे कि दोनों में ऑपोजिट गैस रिलीज होते हैं। रेस्पिरेशन में प्लांट्स क्या करते हैं? दे एक्सहेल, वो छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बट इन फोटोसिंथेसिस दे रिलीज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दैट्स वाई दे फिक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर एनवायरनमेंट। इसीलिए हम कहते हैं प्लांट मोर ग्रीन ट्रीज, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या थे यहाँ पे।
पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, जो किस में रिलीज होती है हमारी रेस्पिरेशन में। ऑक्सीजन बता ही दिया। हाइड्रोजन ना 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 ना। मेथेन नो, ऑक्सीजन। ठीक है, 17 आ जाओ। 17 कह रहा है गैमेटोफाइट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर। गैमेटोफाइट ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और एक डी वाला है पॉलीप्लॉइड। बच्चों प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी होती है कि कितने नंबर ऑफ सेट्स जीन के आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। हैप्लॉइड यानी एक सेट का एक जीन का सेट होगा। डिप्लॉइड यानी 2 होंगे। टेट्रा यानी 4 होंगे। और पॉली यानी बहुत सारे। अब वर्ड क्या यूज हुआ था बच्चों? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जब कभी भी आपको दिख जाए तो दे आर रिप्रेजेंटिंग हैप्लॉइड, यानी एक सेट होता है जीन का। तो आपको कहीं पे गैमेटोफाइट टर्म दिख जाए ना तो वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। चलो 18 पे आ जाओ। कितने सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता दो भैया। कैडेट्स, एनडीए, एमएनएस वाले खासकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, मिस नहीं करेंगे आप। ठीक है, चलो बढ़ जाएं 18 की तरफ। सही हो रहे हैं कुछ बताओ कमेंट सेक्शन में। 18 वाला है द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर मेड अप ऑफ। सीड्स किससे बनते हैं भैया? सीड्स किससे बनते हैं बच्चों? सीड्स में क्या क्या? अच्छा, ओवरी और ओवरी बॉल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही आगे मैच्योर होके क्या बनाते हैं? सीड्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया सीड क्या है? सीड इज़ लाइक अ बेबी टू अ मदर। सीड क्या है? एक बेबी है मदर के लिए। जैसे आप हो तो मदर क्या करती है? जन्म कौन देता है? मदर ही तो देती है ना। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि मेल का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जन्म कौन दे रहा है? फीमेल। ठीक है, तो सीड किसकी बॉडी से? फीमेल। आप ध्यान रखो। ओवरी और ओवरी वॉल, ओवरी और ओवरी वॉल फल में हो, फल यानी मैच्योर्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। मैच्योर ओवरी क्या कहलाती है? फ्रूट कहलाती है। बी वाला है एम्ब्रियो, फूड रिजर्व एंड सीड कोड। सी वाला है कॉटिलेडॉन और डी वाला है जाइगोट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीड्स में हो गए आपके एम्ब्रियो यानी डेवलपिंग बेबी जो है प्लांट का, फूड रिजर्व जिससे आपके एम्ब्रियो को खाना मिलता रहे, और सीड कोट यानी आपके एम्ब्रियो को बचाने के लिए, सीड को कवर करने के लिए सीड कोट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी सीड में होती हैं। 19 आ जाओ। विच एंडोक्राइन ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो गई, आयोडीन की बात हो गई। क्या कह रहे हैं? रिक्वायर्ड आयोडीन टू सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर हार्मोन। हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से ही ना। हुज डेफिशिएंसी मे कॉज ग्वाइटर। चलो, ऐसा हार्मोन जिसकी डेफिशिएंसी से क्या कॉज हो रहा था? ग्वाइटर कॉज हो रहा था, यानी घेंगा रोग हो रहा था हमारे नेक के अराउंड। हार्मोन के लिए ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड था और एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी गई थी। ऑप्शंस देख लो। हाइपोथैलेमस पीछे होते हैं यहाँ पे ब्रेन के साइड। हाइपोथैलेमस इज द सुप्रीम कमांडर। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपके एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का सुप्रीम कमांडर है। पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है, यानी हार्मोन भी सिक्रीट करती है और एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है। थाइमस ग्लैंड, इम्यूनिटी वाले चैप्टर से याद करो। थाइमस ग्लैंड फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। बच्चा क्या? थायराइड। तो थायराइड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट्स थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? आयोडीन। और थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर। चलो 20th पे आ जाएं। 20th क्वेश्चन इज सेइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व्स। नर्व्स का क्या पार्ट नहीं है?
ऑप्शंस देखो बेटा, एक्सॉन, बी वाला देखो कनेक्टिव टिश्यू, सी वाला देख लो श्वान सेल्स, डी वाला देख लो स्मूथ मसल्स। चलो, इसमें पूछा है कि आपकी नर्व्स का क्या पार्ट नहीं है, तो नर्व, एक जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल यानी न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन। उसके बहुत सारे एक्सॉन, साइटॉन, इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, यानी एक्सॉन तो पहले ही बता दिया, दिस इज द पार्ट ऑफ योर नर्व्स। कनेक्टिव टिश्यू नर्व्स के लिए ज़रूरी होता है, उन्हें एसोसिएट रखने के लिए, नर्व भी, ठीक है। श्वान सेल स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो हमारी नर्व्स में पाई जाती हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। मसल्स का कोई काम नहीं है नर्व्स में, तो हमारा आंसर क्या है, डेल्टा, डी वाला, ठीक है। यानी मसल्स का कोई काम नहीं है नर्व्स में, तो आंसर क्या हुआ, यही। चलो 20 क्वेश्चंस फोड़ दिया हमने, 20 क्वेश्चंस वी हैव किल्ड देम। आगे बढ़ते हैं, सुपर 30 है भैया, 10 क्वेश्चंस आर स्टिल रिमेनिंग। कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं, 10 क्वेश्चंस आर स्टिल रिमेनिंग। चलो बताओ अभी तक 20 में से कितने सही हुए, कमेंट कर दो फटाफट, स्क्रीनशॉट। बच्चों 21 क्वेश्चन किल करने के लिए तैयार हम। क्या कह रहा है, प्रीकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कम फ्रॉम बीटा कैरोटीन दिया हुआ है आपको, यानी बीटा कैरोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विच विटामिन। तो बीटा कैरोटीन इज प्रेजेंट इन येलो फ्रूट्स, हमने पढ़े थे ना येलो फ्रूट्स, एंड येलो फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं आपके 2015 के फर्स्ट पेपर के, 21st क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बीटा कैरोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। ऑप्शंस देख लें क्या क्या दिए थे, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के, पहले ही मिल गया विटामिन ए। चलो 22 पे आ जाओ। लबडब साउंड बन रही है यहाँ पे, लबडब 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 साउंड। लबडब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ, लबडब साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, किसके एक्शन से, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी ऐसा फूड मटेरियल जिसका डाइजेशन हो चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज देयर इन योर लार्ज इंटेस्टाइन, बेसिकली किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, गलत हो गया। लंग्स, लंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द गैसियस एक्सचेंज, दे आर रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, गलत हो गया। सी है आपका हार्ट, और आंसर भी हमारा सी है हार्ट। हार्ट में जब मूवमेंट होती है ना बच्चों, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो इट प्रोड्यूसेस लबडब साउंड। आप स्टेथोस्कोप की मदद से सुन भी सकते हो, लबडब साउंड प्रोड्यूस होती है हार्ट में। चौथा ऑप्शन था ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या थी, फूड पाइप थी, इट ट्रांसपोर्ट्स आवर फूड मटेरियल टुवर्ड्स आवर स्टमक। ये क्या करता था, हमारे फूड को कहाँ ले जाता था, स्टमक तक, गलत। चलो 23rd पे आओ। बटालियन मेरी तैयार है बिल्कुल। कितने सही हो गए भैया जवानों, फटाफट बताओ। हो 23rd कह रहा है पर्सपायरेशन कूल्स द बॉडी बिकॉज, यानी पर्सपिरेशन क्या है आपका, स्वेटिंग। स्वेटिंग से बॉडी क्यों ठंडी हो जाती है, यानी हमें कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है। ए ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द स्किन इज कूलिंग, ना, प्रेजेंस ऑफ वाटर से क्या कूलिंग होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को हीट एक्सचेंज की वजह से। देखो बच्चों, कभी भी आपको कोई चीज़ हीट एक्सचेंज हो रही होगी ना, यानी जब आपकी बॉडी से हीट रिलीज होती है, एनवायरनमेंट में जाती है, तभी कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। तो आपको ऐसी चीज़ ढूंढनी है जहाँ से हीट आपकी बॉडी से खर्च हो रही हो, ठीक है। इवापोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट,
स्वेटिंग क्यों होती है? एवापोरेशन की वजह से, यानी एवापोरेशन इज द राइट आंसर। एवापोरेशन, evaporation needs latent heat। बच्चों latent heat क्या होती है? latent heat is that amount of energy, that amount of heat which is required to change the state of any matter। यानी एक मैटर की स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज लेटेंट हीट। जैसे आपको सॉलिड को गैस में बदलना है, स्टेट चेंज हो रहा है और लेटेंट हीट। उसके बाद आपको गैस को लिक्विड में बदलना है, लेटेंट हीट। ठीक है, चलो 23rd हो गया। 24th पे आ जाएं। क्या कह रहा है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट। अच्छा बच्चों, अभी तक हमने 2015 के सेकेंड और 2015 का फर्स्ट दोनों पेपर डिस्कस कर लिए। एनडीए प्लस एमएनएस ये आपके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करो कि ये तो एनडीए का है, आपके लिए नहीं ना। क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, वन लाइनर मिल रहा है ना आपको, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी, तो स्किप मत करो, छोड़ो मत बिल्कुल भी। चलो 2014 के सेकेंड पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कैसा है? एक तो दिया हुआ है, आपके ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। इंसुलिन, बी वाला है आपका थायरॉक्सिन, सी वाला है आपका जिब्रेलिन, डी वाला है आपका ईस्ट्रोजन। चलो सारे डिस्कस कर लें, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है भाई। इंसुलिन बच्चों पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। क्या करता है? आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। ये तो ह्यूमन बॉडी का हो गया। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसकी डेफिशिएंसी से अभी हम क्वार्टर रोड करके आए हैं। ठीक है, नहीं हुआ। ईस्ट्रोजन पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ये भी ह्यूमन बॉडी ह्यूमन। बचा क्या? जिब्रेलिन, यही क्या है आपका? प्लांट हार्मोन। चलो 25th पे आ जाओ। 25th क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलो, ये तो हो गया, चलो ये हो गया। 24 हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके, चलो 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 चलो। Which of the following groups of plants can be used as indicator of SO2 pollution? sorry, indicator of SO2, यानी SO2 का इंडिकेटर क्या है बच्चों? SO2 का इंडिकेटर इज लाइकेंस। ठीक है, यानी जब कभी भी आपके लाइकेंस का नाम आएगा तो दे आर इंडिकेटर, याद रखेंगे, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। SO2 पॉल्यूशन क्या है? आपका इंडिकेटर है। लाइकेंस क्या है? SO2 पॉल्यूशन के इंडिकेटर। कैसे? जहाँ पे SO2 पॉल्यूशन ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। लाइकेंस ऐसे यूजुअली हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे SO2 पॉल्यूशन होगा वहाँ पे इंडिकेटर्स, ये आपके लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। तो आप हमेशा याद रखोगे, अगर किसी एरिया में आपको लाइकेंस नहीं दिख रहे हैं तो क्या है? वहाँ पे SO2 का पॉल्यूशन ज़्यादा है। 25th डिस्कस कर लिया, 26 पे आ जाओ। Which of the following cell organelle is absent in animal cell? यानी एनिमल सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शंस भी लिख दूं बच्चों यहाँ पे, इक्वली इंपॉर्टेंट है। बी वाला है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी इज सेल वॉल एंड डी इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? किसी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यानी ये तो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, दोनों में पाई जाएगी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक दो होती है ना, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में पाई जाती है।
सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर प्लांट सेल में पाई जाती है विच इज सेल वॉल, और माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी बनता ही है, यानी ये दोनों सेल्स में होती है। 26 हो गया। कितने क्वेश्चन सही हुए बताओ, कमेंट करो फटाफट। चलो आगे देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है सही क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी टू ह्यूमंस, ना, गलत। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट इज ऑल्सो एन एनर्जी सोर्स फॉर ह्यूमंस। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी टू ह्यूमंस, गलत। सेकेंड है आपका फैट्स गिव मैक्सिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू अदर्स, सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब ऑक्सीडेशन किसी फूड सब्सटेंस का कराया जाए तो हमें किससे एनर्जी मिलती है, फैट से, तो दिस इज करेक्ट। चलो 28 पे आ जाओ। 28 क्या कह रहा है हमारा, कितने सही हुए बता तो दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, यानी इनमें से लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, बिल्कुल है। इन अवर लीवर ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड, ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर होती है कहाँ, लीवर में, तो बिल्कुल सही हो गया, ये तो फंक्शन है हमारे लीवर का। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, सही, लिवर प्रोड्यूसेस यूरिया, ये भी सही है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड वॉर्न रेड ब्लड सेल्स, यानी वॉर्न आउट या फिर जिस डिस्ट्रक्शन होता है टूटी फूटी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, लिवर में, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ लिवर। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन एक्सेस वाटर, ना 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 ना, एब्जॉर्प्शन और कहाँ हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थी ना फूड एब्जॉर्प्शन और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, तो यही ऑप्शन आपका डी वाला इज नॉट द फंक्शन ऑफ योर लिवर। चलो 29 पे आ जाओ। कितने सही हुए अभी तक, 2 क्वेश्चन बाकी हैं सुपर 30 के हमारे। चलो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 50 लाइक्स का टारगेट रखा है। अगर आपको ये बच्चों बिल्कुल भी समझ में आया है, अच्छा लगा है, रिलेटेबल लगा है और आपके काम का लगा है, चाहे हमारे नीट एस्पिरेंट्स हो चाहे एमएनएस या फिर आप एनडीए के लिए तो था ही, बेसिकली कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, यूपीएससी में बायो इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बायो इक्वली इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। एमएनएस में तो भर भर के बायो आती है, या फिर एनडीए में, एनडीए यूपीएससी ठीक है, नीट बायो तो लाइक सोल घोर के पी जानी है एनसीईआरटी। अगर आपको कुछ भी इसमें से रिलेटेबल लगा है, इम्पॉर्टेंट लगा है, या फिर आपको लगता है एक्सप्लेन ठीक ठाक हम कर पाए हैं और आपकी समझ में आया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। अगर आपको ये वीडियोस, ऐसे वीडियो सुपर 30 के सेक्शंस और चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्लीज़ हमें भी, जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ ना, फोड़ के आना है, वैसे आप भी हमें मोटिवेट करें और हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा है। लाइक्स कम नहीं होने चाहिए, 50 लाइक्स का टारगेट यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है। आपके लाइक्स ही बताएंगे कि ये आपको कितना समझ में आया है और कितने काम का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। 29th वाला, 29th क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड बच्चों, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, दे आर स्टेनोथर्मल्स, मीन्स दोज एनिमल्स विच आर अनेबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी ऐसे एनिमल जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं रख पाते हैं, दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स ये क्या होते हैं आपके, दे आर वार्म ब्लडेड।
क्यों वार्म ब्लडेड होते हैं? बिकॉज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और इनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट नहीं होता है, तो दे आर नोन एट वार्म ब्लडेड। अब बचता है कोल्ड ब्लडेड, तो जो ऑप्शंस में आपके बर्ड और मैमल्स नहीं होंगे दे आर कोल्ड ब्लडेड। चलो देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या थे। ओ कहाँ चला गया भाई? मिल गया। डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या बच्चों? मैमल है, वार्म ब्लडेड है, ठीक है। शार्क फिश है, चलो यही मिल गया। क्या है ये? कोल्ड ब्लडेड क्या है? शार्क। लेकिन और भी देख लेते हैं। वेल बच्चों, वेल इज ऑल्सो अ मैमल, तो क्या मिल गया आपको? कोल्ड ब्लडेड शार्क विच इज अ फिश। 30 सुपर 30 का लास्ट क्वेश्चन, बिंगो, फोड़ के आना है ये भी। चलो देखते हैं क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? फैलोपियन ट्यूब भैया, फैलोपियन ट्यूब है फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट। चलो लिख ही देती हूँ यहाँ पे। फैलोपियन ट्यूब के बाद सर्विक्स, सी इज वजाइना एंड डी इज यूरेथ्रा। चलो नन्हे मुन्नो कैडेट्स कितने सही हुए बताओ भैया। चलो देखो, फैलोपियन ट्यूब हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, जस्ट कनेक्टेड होता है आपकी ओवरी के साइड से। सर्विक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेजाइना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बचता क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या है? एसेसरी ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किल कर दिए 30 क्वेश्चंस। चलो फटाफट बता दो कमेंट सेक्शन में कि ये सेशन आपके लिए कितना आपको बेनिफिशियल लगता है। अगर आप चाहते हो कि ये सेशंस आगे कंटिन्यू करें, तो चाहे आप एमएनएस एस्पिरेंट हैं, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें, क्योंकि ये आपके पेपर लेवल था, पेपर पैटर्न था, सॉल्व कर दिया। हो सकता है आपको समझ में आया हो, तो अगर ज़रा सा भी समझ में आया हो और आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये चाहिए और ऐसे ही सेशंस और चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। जितना कठिन मेहनत करेंगे ना बच्चों, जितना कठिन संघर्ष होगा, सफलता उतनी ही शानदार होने वाली है। तो फटाफट कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।